और उसको समझने की कोशिश करो, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। आर्हीनियस इक्वेशन देखो बेटा, आपको यह पता है कि आर्हीनियस इक्वेशन में हम लोग एक बात कहते हैं कि टी की वैल्यू पे के की वैल्यू डिपेंड करती है। बताया था मैंने, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर ये टेम्परेचर 10 डिग्री का डिफरेंस है, फिर तो हमें के निकालना आता है। के 310 अपॉन के 300 की वैल्यू टीसी के बराबर या तो 2 होगा, वो 3 होगा, या उसके बीच में होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस 12 का हो जाए, 15 का हो जाए, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो क्या वो लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। तो ये इक्वेशन जो अब आएगी, जिसका नाम आर्हीनियस इक्वेशन है, हमें ये बताएगी कि टेम्परेचर को आप कितना भी चेंज करो, चाहे वो 10 का डिफरेंस हो, चाहे 9 का डिफरेंस हो, चाहे 2 का डिफरेंस हो, चाहे 1 का डिफरेंस हो, तो के कितना बदलता है। इसीलिए हम इस इक्वेशन को आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, है ना। और इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट अगर लिखें तो k इक्वल टू ई रेस टू पावर क्या बोलते हैं, माइनस का ई ए बाई क्या बेटा, आर टी बोलते हैं। हम इसी इक्वेशन को आर्हीनियस इक्वेशन बोलते हैं। और k इक्वल टू हो गया ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जिसमें बेटा k क्या होता है बताओ, रेट कांस्टेंट है, पक्का? बताओ बेटा a क्या होता है? इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, कहते होंगे ना, है। इसका एक नाम और है, हाँ एक और होता है आर्हीनियस। आर्हीनियस आर्हीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं या पैरामीटर्स भी बोलते हैं। और एक नाम अभी शुभम ने और बताया था, क्या? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो बेटा इसका नाम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे है पता है? हम्म ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, आप उससे पहले लिखते हैं तो प्री हो गया ना, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। अब ये बताओ, ई ए जानते हो, एक्टिवेशन एनर्जी। आर जानते हो, गैस कांस्टेंट। टी जानते हो, टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को चाहे आप कितना भी चेंज करो, के कितना चेंज आएगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और हम इसी इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। मैं दो तीन छोटे छोटे फार्मूले बता दूं और फिर उसके बाद बताऊंगा इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको करने का शॉर्टकट या जो भी है उसका अप्रोच क्या है। हाँ, मैं सबसे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा, ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी को दिख रहा है यहां पे, यही है ना एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको डायरेक्ट कुछ कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट कुछ कहते हैं। इसके बाद से लिक्विड सोल्यूशन शुरू होगा, ठीक है। नहीं पता, मैं बोलूं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बोल्ट्जमैन फैक्टर। कुछ याद आया? अच्छा, बहुत बहुत बधाई भाई, आपको याद आ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर याद आ गया है तो ये बोल्ट्जमैन फैक्टर होता क्या है? बस इतना ही याद आया, बोल्ट्जमैन फैक्टर है। बोले इसके आगे याद नहीं सर। अरे ये होता क्या है पता है? ये वो फैक्टर होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपको याद है कल हम लोगों ने एक मंदिर की घंटी जैसा ग्राफ बनाया था और उसके एक बहुत ही छोटे से पोर्शन ने रिएक्शन करी थी और 10 डिग्री बढ़ाने से वही छोटा वाला पोर्शन डबल हो गया था, याद है ना।
तो जो छोटा सा फ्रैक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू ये होती है। लिख लो, इट इज द फैक्टर विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। टेक पार्ट इन द रिएक्शन। अच्छा है बेटा, इधर सुनो। और अगर मैं इसका एक पॉइंट और बताने के मूड में हूं, ये बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, तो बताओ ये पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जो पहाड़ क्रॉस करेगा उसे ही भगवान के दर्शन होंगे। वैष्णो देवी में तो ऐसा ही होता है ना। तो जो पहाड़ क्रॉस करेगा उसे ही माता जी के दर्शन होते हैं भाई। तो जो पहाड़ क्रॉस करेगा वही रिएक्ट करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वो फ्रैक्शन है, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, जिसकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। उससे कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे कम हुआ तो पहाड़ ही नहीं चढ़ेंगे। पहाड़ नहीं चढ़ेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो किस बात का बोल्ट्जमैन फैक्टर। अरे भाई मैंने यही तो बताया ना, बोल्ट्जमैन फैक्टर वो होता है जो रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है भैया? जो प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट कौन बनाएगा बेटा? जो पहाड़ क्रॉस करेगा। तो पहाड़ वाले के पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए मिनिमम, या इससे ज्यादा होनी चाहिए। बेटा ये सब क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं कि इसकी एनर्जी किससे ज्यादा, किससे कम, किसके बराबर, ये सब सवाल हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लिख लो भाई, बोल्ट्जमैन फैक्टर एनर्जी इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ गए? आगे बढ़ जाए, आ जाओ। क्या फार्मूला बनाया था? K इक्वल टू ए रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के काम करो, दोनों तरफ लॉग ले लो नेचुरल। एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेटा ऑनलाइन जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, ठीक है, जिससे मेरी नजर आप पर भी बनी रहे। ठीक है, एलन समझते हो? नेचुरल लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लिया। थोड़ा इसको खोलते हैं, क्या दिखेगा? एलन के एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। हो गया बेटा, क्योंकि एल एन ई की वैल्यू कितनी होती राहुल? 1 होती, पता होगा तो। अरे भाई ये वाला टर्म जब नीचे उतरेगा तो एल एन ई आएगा, एल एन ई 1 होता है। अब देखो, देखो बेटा, अगर मैं y एक्सिस पे क्या ले लूं? एलन के। x एक्सिस पे क्या ले लूं शुभम? 1/t। बेटा स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। और इस स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू फार्मूले के हिसाब से कितनी होगी? ई ए बाई आर। और हाँ माइनस तो खैर होगा ही, है ना। और अगर लॉग बना लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। ड्रॉपर के बैच में हर एक लाइन लिखनी जरूरी नहीं है। लॉग के इक्वल टू लॉग ए। बेटा प्रॉब्लम की अप्रोच सीखो टीचर से। पढ़ तो हमने 12th में भी काफी कुछ लिया है। 2.303 आर टी, सही है। कर सकते हैं ऐसा। मुझे लगता है मैं एक स्टेप बीच का खा गया हूं, लेकिन वो समझ में आ गया होगा कि कैसे किया होगा, है ना। हाँ वो तो मैं बता देता हूँ भाई, मैंने एक स्टेप खा दिया भाई। कैसे? एलन को लॉग में बनाया होगा, 2.303 लिखा होगा, फिर पूरी इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर दिया, यही आएगा ना। तो मेरी बात सुनो, वो ये है कि अगर मेरे को एलन के और 1/t का ग्राफ होगा तब तो स्लोप ये होगा, और लॉग के कर दिया तो मतलब इसमें सीधे 2.303 और आ जाएगा, बाकी वही है। सही है। अब आपको पता है, रुको बेटा, आपको पता है इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? 2। टेम्परेचर को चेंज करने से के कितना चेंज होगा, यही तो पढ़ रहे हो सर। इसमें तो ये भी है और ए भी है, हैं? कल ही की बात है ना। टेम्परेचर को चेंज करने से 10 डिग्री कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कोई खास परिवर्तन
नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डबल ट्रिपल चली जाती है। इसका मतलब ये बताओ, टेम्परेचर को चेंज करने में कौन से फैक्टर में जोरदार चेंज होता है? रेट कांस्टेंट के में है। क्या बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं होते? होते हैं, लेकिन उनका चेंज काफी कम होता है, और इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए टी के बदलने पर हम के को बदलता हुआ मानेंगे। चेंज तो बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनको कांस्टेंट लेते हैं। सही है ना? जो मैंने डीपीपी दी है ना, इसका जो पहला सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। पहला ही सवाल, और वो इसी से रिलेटेड है ना? अब देखने न लग जाओ, घर पे देख लियो। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ के बाद सीधे सिंगू बॉर्डर जाना है। अभी 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 नहीं देखो, अभी नहीं देखो, ठीक है? हाँ। लेकिन पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है। तो log k इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये कर दिया बेटा, है ना? अब एक इक्वेशन बीच में खाऊंगा और डायरेक्ट लिखूंगा। मैं ये मानूंगा कि टेम्परेचर पे के कितना मानते थे, K1। टेम्परेचर T2 पे कितना मानते थे, K2। तो कितनी इक्वेशन बन जाएंगी? दो। दो में से वन को माइनस कर दो, तो एक फाइनल इक्वेशन आती थी, है ना? वो बीच के स्टेप मैंने खा लिए, और डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या आता है? याद होगा। कोई बहुत मुश्किल चीज होती तो मैं लिख भी देता। कितना आएगा? ये बाई, नहीं लॉग है ना, तो 2.303 R हो जाता, और 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाता। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, वेट कर लो, पहले एक बार फॉर्मूलों का इंट्रोडक्शन हो जाने दो। हो गया है? और एक छोटी सी चीज आप और समझ लो, फिर मैं आपको बता देता हूं। लिखो, रोल ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिएक्शन। रोल ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिएक्शन। रोल ऑफ कैटालिस्ट ऑन द रिएक्शन। बस ये टॉपिक समझ लो, और इसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। रोल ऑफ कैटालिस्ट। बेटा, कौन होते हैं कैटालिस्ट भाई साहब? जो रेट ऑफ रिएक्शन को आमतौर पे बढ़ाते हैं। हालांकि कहने को तो नेगेटिव कैटालिस्ट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन आमतौर पे पॉजिटिव कैटालिस्ट ही होता है। ठीक है? देखो, आपको यह पता है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और मैं यहां पे कैटालिस्ट सी ले लूं, तो क्या प्रोडक्ट बदल जाता है, या प्रोडक्ट बनने की स्पीड बदलती है? प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि पी से पी डैश हो जाएगा, है ना? तो मुझे एक चीज ये पहले बताओ कि अगर यहां पर मैं यहां पे कंसंट्रेशन ले लूं, कंसंट्रेशन क्यों लेते हो? एनर्जी लो। अगर यहां एनर्जी लो, इधर मैं पीओआर लेता हूं। पीओआर मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि पहले रिएक्टेंट था, फिर प्रोडक्ट बना, ये प्रोग्रेस होती है। तो मुझे जो कुछ ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिला। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। क्या स्टेप रिएक्शन थी? वन स्टेप। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ठीक, बोलूं? अब मैं आप सवाल पूछता हूं। जब कैटालिस्ट नहीं था, तो रिएक्टेंट को इतना पहाड़ चढ़ना पड़ रहा था, और फिर प्रोडक्ट आ रहा था, है ना? अगर मैं कैटालिस्ट ले लूंगा, पहाड़ नीचे हो जाएगा। पहाड़ नीचे होने से आर का स्टार्टिंग पॉइंट और पी के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन कहां हुआ? बीच में। और बीच में क्या होता है? मैकेनिज्म। इसका मतलब कैटालिस्ट के आने से क्या रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बदल जाती है? रिएक्टेंट वही रहेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा, लेकिन मैकेनिज्म बदल जाएगी। बेटा, एक बार पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया
कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है? तो क्या जवाब दोगे? मैकेनिज्म बदलता है, रास्ता बदल देता है, पहाड़ की ऊंचाई छोटी कर देता है, जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी अब वो कम कर देता है। समझे कि नहीं? और इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो मोटे मोटे पॉइंट्स नोट कर लो, प्लस टू स्टाइल में नहीं। पहले पॉइंट में लिखो, कैटालिस्ट चेंज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट चेंज mechanism of reaction. Catalyst change mechanism of reaction. ठीक है? हम्म। दूसरा, कैटालिस्ट चेंज एक्टिवेशन एनर्जी। पॉइंट में लिखो मोटे मोटे पॉइंट्स जो आंसर और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझे? अच्छा, कैटालिस्ट नेवर चेंज थर्मोडायनामिक पैरामीटर। कैटालिस्ट नेवर चेंज थर्मोडायनामिक पैरामीटर। ये यार रोहित भाई, ये क्या लिख दिया मैंने? थर्मोडायनामिक पैरामीटर को चेंज नहीं करता, क्या मतलब है? ये आ चुका है नीट में क्वेश्चन, आप जाके देखना। कोई समझाएगा ये जो सर ने बोल दिया इसका मतलब क्या है? कोई नहीं? मैं बोलूं? है? ये बताओ, ये रिएक्शन विदाउट कैटालिस्ट जब थी तो इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज कितना था? ना तो एक्सोथर्मिक थी ना बेटा एंडोथर्मिक थी। ठीक है बेटा, जब आप यहां पे कैटालिस्ट ले लेते हो तो क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई? क्या एंडोथर्मिक हो गई? अभी भी यही रही। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स का मतलब होता है ना तो डेल्टा एच बदलता ना ही डेल्टा जी बदलता। समझे? और नीट में बहुत साल पहले सवाल आया कि कैटालिस्ट कैटालिस्ट गिब्स फ्री एनर्जी को कम कर देता है। गलत। थर्मोडायनामिक पैरामीटर को वो कभी भी चेंज नहीं करता है। और थर्मोडायनामिक में मतलब थर्मोकेमिस्ट्री, कौन कौन आते हैं? डेल्टा एच, डेल्टा जी, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, रास्ता बदलता है, मैकेनिज्म बदलता है और रिएक्शन होने का एक अल्टरनेट पाथ देता है। ये सब तो है सही। बाकी कोई ये कहे कि डेल्टा जी को बदल देगा, वो गलत बोलता है। आ गई मेन बात, समझ में आ गई? है? क्लियर है? ठीक है, अब बताओ, टॉपिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? कराऊं सवाल अब? अब देखो इसमें कितने बेहतरीन सवाल आपको कराने वाला हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन पहले फार्मूलों का ज्ञान देना और रिवाइज करना बहुत जरूरी था। करें शुरू। पहला क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। ठीक है भाई? है? अच्छा, इस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 50 किलो जूल था। 2N2 6H2 forming 4NH3। अपने अपने विचार बताइए। देर लग गई भाई, देर लग गई। सही। जैस्मिन और 150, देखो
जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही होते हैं तो एक ही रिएक्शन होती है। उनके कोफिशिएंट आप कितने भी कराओ, जब रिएक्शन एक होती है तो एक रिएक्शन की एक ही एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अर्थात मुझे जो दो बच्चों ने जवाब दिया कि सेम वैल्यू होगी 50, बिल्कुल सही है। यानी इसका भी आंसर 50 होगा। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन कभी नीट में आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के बिलीव करेंगे कि आंसर 100 लिख दो, क्योंकि उन्होंने एक चीज पढ़ी है। पता क्या है? क्या? C+O2 फॉर्मिंग CO2 का डेल्टा H कितना होता है? -390। अगर 2C+2O2 फॉर्मिंग 2CO2 करते थे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाती थी? -390 इंटू 2 कर देते थे ना। लेकिन वो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं, उनमें 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई चलेगा। ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स में नहीं आता है। तो दो नहीं, यहां 200 भी होते तब भी मैंने 50 ही बोलना। कॉन्सेप्ट समझो भाई। आपने देखा कोई मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन कराता हूं क्या? छोटे छोटे सवाल कराता हूं जो मेडिकल में आते हैं, लेकिन बड़े शानदार क्वेश्चन होते हैं। तो बड़े क्वेश्चन आते भी नहीं हो ना कराना, क्योंकि जिस तरह का बैच उस तरह की पढ़ाई। अब इसके बाद में मान लो आपसे मैं ये कहूं बेटा कि के 310 केल्विन पर 3 × 10⁻⁴ और यूनिट यू ले लो, कुछ भी हो सकती है यूनिट, है ना? तो बताओ के 350 केल्विन पर क्या होगा अगर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 है? ये 310 है या 350 है? बोलो। मैं करूं? क्या फार्मूला था अभी? K2 आगे क्या था बोलो, और आगे बोलो। हो गया बेटा। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अगर ये जीरो तो पूरा जीरो, तो log K2/K1 की वैल्यू हो गई जीरो, जिसको हम log 1 कह सकते हैं। तो क्या K2 की वैल्यू K1 नहीं आ गई? इक्वल आएगी, है ना? अच्छा देखो, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। हम लोग कहते हैं ना टेम्परेचर पे के डिपेंड करता है। आपसे मैं ऐसा सवाल पूछ लूं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर को मैं चेंज करूं और फिर भी के चेंज ना हो? अगर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0। तो इस पे थ्योरी का भी क्वेश्चन बन सकता है, इस पे न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन बन सकता है। न्यूमेरिकल का बन चुका है, वही मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है भाई राहुल भाई, कोई खास बात तो नहीं? अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। ए ने बनाया बी, सी ने बनाया डी। ये क्वेश्चन एम से आता है, और क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन का जो K1 है वो है आपका 10⁻15 e⁻⁻2000/T, और इसका जो K2 है वो 10⁻14 e⁻−1000/T है। ये पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ये दूसरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। आपको ये बताना है वो टेम्परेचर जिस पर K1 और K2 इक्वल हो।
एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूं, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं बता दूंगा। और अब अपने घर पे जाके अगले 3 दिन केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन करो। मंडे को मैं डाउट क्लास लगाऊंगा। और ऐसा नहीं कि मैंने जो डीपीपी दी है वही क्वेश्चन बता सकता हूं, कहीं से भी क्वेश्चन ले आना। मेरे हिसाब से अगर आपने लेक्चर सही ढंग से पढ़े होंगे तो 90% तो आप क्वेश्चन खुद कर लोगे। करो बेटा, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। टेम्परेचर बताना है जिसपे K1 K2 इक्वल हो। है 400 केल्विन। 100 और 400 में तो बड़ा फर्क है। तो आया 1000 आया। सबके अलग अलग आंसर है। हैं? चलो करूं। रोहित बोलो। 1 मिनट रुक जाए बेटा, एक इंपॉर्टेंट फोन है, रुक जाए।
ठीक है, ये बताओ, एक बार मुझे करने दो। 10⁻15 e⁻⁻2000/t हो गया। और ये वाली वैल्यू 10⁻14 और आगे e⁻⁻1000/t। यही था ना? सही है। तो मुझे ऐसा लगता है इसको काट के यहाँ 10 लिख देता हूं, और इस तरफ अगर 10 आएगा तो e⁻, ये हो गया 1000/t। एम आई राइट? देखो, है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लो। ln 10 ln e⁻1000/t हो गया। और ln 10 हो गया 2.3 इंटू log 10, है ना, वो 1 हो गया। और ये वैल्यू हो गई 1000/t। और ln t की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो t की वैल्यू 1000/2.3, और ये वैल्यू 100 तो नहीं हो सकती। इससे तो लग रहा है 500 से थोड़ा कम। 434 ना? तो अब आप लोग के सुर बदल गए, 434 हो गया। पहले क्या कर रहे थे? हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कितना बता रहे? 434। एक बात तो है, आपके बेसिक्स आप लोग के बहुत स्ट्रांग है। ये बात तो है। हैं? ये छोटी छोटी बातें नहीं जानते हो यार, है ना? अब आपको ये पता है कि मैंने ये क्यों कहा कि आप नेचुरल लॉग लीजिए? बोला ना, क्योंकि मुझे ln e लाना था, और ln e की वैल्यू 1 होती है, log e की नहीं 1 होती। तो देखो, अगर ये छोटी छोटी गलतियां करोगे तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। खैर चलो, अब समझ में आया कि अब आप लोग देख लो कि एक क्वेश्चन आसान था, यानी फिर भी आप लोगों में से एक ही बच्चे का सही था, बाकी सभी का गलत है। आगे मेरी बात समझ में? चलिए, अभी कुछ और अच्छे सवाल हमारे उसमें हैं, करवाने पे। रुक जाओ बेटा, इधर देखो, 1 मिनट मेरी बात सुनना। ये बात समझाने के बाद एक पहले आसान वाला क्वेश्चन जो रह गया, पहले उसको करा लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं, हाँ लिखो, ए कैटलिस्ट ड्रॉप एक्टिवेशन एनर्जी, a catalyst drop activation energy from 80 to 40, 80 to 40 किलोजूल। ठीक है, 82 मतलब पहाड़ आधा हो गया है। हाउ मच rate would be affected? How much rate would be affected? Rate would be affected। कितना रेट अफेक्ट होगा? पहाड़ आधा हो गया तो रेट तो बढ़ेगा, लेकिन अब ये देखो कितना फर्क पड़ेगा, वो डबल होगा या 4 गुना होगा, ये हमारी कैलकुलेशन बताएगी। करो इसको। ना दिया हो 300 केल्विन ले लिया करो। रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्शन कराएंगे, ये मान के चला करो। कोशिश करो बेटा। इसको डीपीपी नहीं दिए मैंने। ले भाई, मंडे को सब लोग करके आओ। आपको मिल गई ना बेटा? मिल गई थी ना? हाँ, तो मंडे को सब लोग करके आओ।
फिर मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। 80 से 40, सही सही कैलकुलेट करना। पहाड़ आधा कर दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ये बात तो सच है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, वो भी जवाब दो। 4 टाइम्स। हाँ हाँ, लगभग चलेगा आंसर, कोई इश्यू नहीं है, बस इतना ना हो कि हो 40 टाइम्स और वो 4 टाइम्स, फिर नहीं, इतना अंतर नहीं चलेगा। 4.5 हो, 4.25 हो, 4.25 हो, उसको 4 मान लो, कोई इश्यू नहीं है। 80 से 40, यूनिट क्या है? किलो जूल। चलो बेटा, अभी और अच्छे सवाल कराने हैं, इसलिए जल्दी। कितना? 10 की पावर 7 टाइम्स? और तुम्हारा कितना है? डबल नहीं, 4 टाइम्स। तो बहुत फर्क है यार। हम्म। देखो बेटा, इधर देखो, के क्या होता है? ए e⁻⁻⁻ हो गया। अब k इक्वल टू ये हो गया, तो पहले मैं k1 ले लेता हूं, a फिक्स कर लेता हूं। कितने से कितना किया? 80 से 40, तो पहले 80 कर लो। पहले 80 था ना। दोबारा k2 कितना होगा? a 40/RT। k2/k1 आपको निकालना है, कितना टाइम से बढ़ गया। तो मुझे लगता है e⁻40/RT ये आता होगा। देखो, e दिख रहा है, ln लेना पड़ेगा, k2/k1 इक्वल टू 40/RT। पूछ क्या रहा है? k2/k1 है, तो एक काम करो, 40/r की कौन सी वैल्यू रखोगे? 25/3 नहीं लिखोगे, 25/3000 करना पड़ेगा। 25/3000, 3000 ऊपर चला जाएगा, और टेम्परेचर 300, है ना भाई? 300 और 3000 में 10, तो ये हो जाएगा 400/25। हो गया। एक मिनट बेटा, ये एलन है, एलन से कैलकुलेशन नहीं होती, लॉग लाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2.3 से डिवाइड कर दूं, तो ये लॉग एलन k2/k1 की बजाय कितनी वैल्यू हो गई? लॉग k2/k1, और ये वैल्यू अब लगभग 7, और 7 आ गई लगभग, तो k2/k1 की वैल्यू 10 की पावर 7। एक ही बच्चे का आंसर सही मिलता है, बाकी कहीं ना कहीं गलती किए बैठे होते हो। अब ये बताओ बेटा, कोई बात नहीं भाई, इसीलिए क्लास में प्रैक्टिस होती है, इसीलिए क्लास में प्रैक्टिस होती है कि हम अपनी गलतियों को सीखें, है ना? कहाँ गलती कर रहे थे? फिर वही गलती हो रही है ना। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो अच्छा खासा आता हुआ सवाल गलत कर दोगे। और देखो, आपने देखा 2 क्वेश्चन कराया, दोनों में गलतियां मिली। आ गया समझ में? है? चलो, अब आ गया समझ में है। अच्छा, इसको करने के बाद, अब जो मैं अच्छे सवाल करने की बात कर रहा था, उनमें एक छोटा सा, एक मिनट और सवाल ऐसे भी आ जाता, देखो एक मिनट ऐसे, एक छोटा सा सवाल और करा देता हूं, फिर एक मैं पॉइंट पे आता हूं, कि मान लो ऐसा हो, log 5 की वैल्यू log 7 हो, माइनस का 2/t हो, ये इक्वेशन दे दी जाए, ठीक? और मेडिकल में पूछा गया कि आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताओ आर के टर्म्स में।
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बताओ किसके टर्म्स में? आर के टर्म्स में। ये तो आसान है? आर के टर्म्स में होना चाहिए आंसर है। रुको एक मिनट सुनो, एक मिनट, रोहित 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 सुनो पहले। इस इक्वेशन को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन की तुलना किससे करनी चाहिए? क्या? लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई लॉग है 2.303 आर टी, और तुलना करने के बाद ई ए बाई 2.303 आर की वैल्यू अगर मैं तुलना कर दूं तो आएगा। तो ई ए की वैल्यू कितनी होगी? आर हो गई। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे इसको। लाइट चली गई। ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं। बेटा रुक जाए एक मिनट, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं इस वक्त, पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। कनेक्शन चेंज करते हैं, रुक जाओ। टेस्ट क्या है? केमिकल काइनेटिक्स पूरा, और 35 35 प्लस 10। ठीक है। अभी यार एक अच्छे सवाल कराने रह गए हैं, बस दो तीन हैं, ज्यादा नहीं है, बाकी तो देखो। ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू, वेलकम। ओके अब सही हो गया बेटा, हो गया बेटा। तो आप मुझ लोग सारे बच्चे पहले ये बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी पे अब आप लोग को मैंने गलतियां बता दी हैं, जितनी डीपीपी सॉल्व करोगे उतनी गलतियां दूर होंगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैं आपको एक अंतिम बात बताने जा रहा हूं, और उसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है? आपको पता है ना, रिएक्शन कई बार दो स्टेप्स में होती है, तीन स्टेप में भी होती है। तो जो के होता है वो हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, K1 K2 K3, है ना? तो हम एक ओवरऑल के निकालते हैं, और हर रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है, तो एक हमारी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी होगी। तो एक बार ये क्वेश्चन आया मेरे पास, लिखो। क्वेश्चन ये है, और ये एन अवस्थी की प्रॉब्लम है, कि ओवरऑल की वैल्यू K1 इंटू K3/2, नहीं सॉरी K2। ये समझ में आया कैसे आया होगा? है? क्या स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी? तीन में। हर रिएक्शन अलग है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग है। EA1 है 40, EA2 क्या है 30, और EA3 है, डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूं 20। आप बताओ
ई ओवरऑल क्या होगा? -10 आएगा। हम्म? हाँ, शुभम, आंसर बदलोगे? यही जो कह रही है 20, 30 है। अच्छा ये बताओ, शॉर्टकट बताऊं कि लंबा मेथड का तो कोई फायदा है नहीं। अच्छा ये बताओ, हमने आपको पता है एक ईए ओवरऑल बता रखा है, लेकिन वो ईए ओवरऑल बताया था पैरेलल रिएक्शन के लिए, ये कोई पैरेलल रिएक्शन थोड़ी ना है। 30। शॉर्टकट बताऊं? डेरिवेशन की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। सुन लो, अगर ओवरऑल के दिया है तो जो जिसमें के मल्टीप्लाई होता है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऐड होता है, और जो डिवाइड होता है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माइनस होता है। K1 इंटू K3 यानी 1 और 3 जोड़ो, 40 और 20 60, और K2 डिवाइड में है, माइनस कर दो 30, 60 - 30 खट से आंसर आ गया 30। प्रूफ की क्या जरूरत है, ऐसे कर लो। समझ गए? तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 30। कोई टाइम नहीं लगा है। अगर मैं ऐसा सवाल दे दूं आपको, ये भी अनावस्थी का है, कि ओवरऑल K1 इंटू K3 क्यूब डिवाइडेड बाई K2, सही है। और इस केस में फिर से वही मान के चलो कि EA1 अभी भी 40 है, EA2 अभी भी 30 है, और EA3 अभी भी क्या है, 20 है। हम्म? पक्का? दिमाग लगाया? देखो, किन दो को ऐड करना है और किसको सब्ट्रैक्ट करना, समझ में आया? इस क्यूब का क्या करें? हाँ, मल्टीप्लाई, मतलब 3A E3, मतलब 3 EA3, यही हुआ ना? तो बताओ, K1 कितना, 40, K1 का संबंध तो EA1 से है ना, प्लस 3K3 60, माइनस K2 कितना, 30, कितना आएगा, 70। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। और बेटा, अगर कभी ये हो जाए तो क्या करोगे पता है? 3 से डिवाइड कर देना। मतलब जो यहाँ पे आपने लिखा था ना, कितने हो गया था, हैं? हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो सारे बच्चे सुन लो, सुन लो, अगर रिएक्शन पैरेलल हो तो ईए ओवरऑल कैसे निकालोगे? K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। और ओवरऑल ना हो, 2-3 स्टेप में हो, तो निकालने का तरीका है, जिन के को मल्टीप्लाई किया जाता है उनका ईए ऐड होता है, जिनसे डिवाइड किया जाता है उनका ईए माइनस होता है। अगर के में क्यूब है तो वो इनटू हो जाता है ईए में, और अगर के में क्यूबिक रूट है तो वो वैल्यू डिवाइड हो जाती है, बाकी कुछ नहीं कहना। अब पिछले 20 साल के पेपर उठा लो, केमिकल काइनेटिक्स में इससे हल्का पेपर तो आया है, इससे मुश्किल कुछ नहीं आया है। मैं सब करा दिया आपको। आया चैप्टर समझ में? लेकिन एक जिम्मेदारी